नमस्कार मित्रों, कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूअर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों क्षमा चाहूँगा, कुछ दिनों से कॉमिक्स अपने चैनल पर प्रकाशित नहीं हो रही थी क्योंकि मैं किसी ज़रूरी काम में लगा हुआ था मित्रों। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ मित्रों। तो चलिए मित्रों, आज शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मित्रों नागराज की कॉमिक्स, 9वीं कॉमिक्स है मित्रों, खूनी जंग। तो मित्रों, कॉमिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम राज कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एवं इसके संपादक मनीष गुप्ता जी का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं नागराज की कॉमिक्स खूनी जंग। खूनी जंग, लेख राजा, कला दिग्दर्शक प्रताप मुलिक, चित्रकार मिलिंद मुलिक, कैलीग्राफी विनय सम कुमार, संपादक मनीष गुप्ता। मित्रों, अमेरिका से यूरोप जारी फ्लाइट में महान हस्तियां सफ़र कर रही होती हैं, तभी सबसे आगे वाली रो में नागराज सफ़र कर रहा है। ग्रेट विलियम का खात्मा करने वाला नागराज। यस सर, ख़त्म कर दो उसे। ओके सर। नागराज को 4 गार्ड्स ने घेर लिया। खड़े हो जाओ, कोई गलत हरकत ना करना। विमान में सफ़र कर रहे यात्री स्तब्ध देखते रह जाते हैं। स्टेन गन के साए में वे नागराज को विमान के इमरजेंसी डोर के पास ले आए। जल्दी यहाँ से बाहर कूद जाओ नागराज। मैंने यहाँ कुछ किया तो गोलीबारी में कई निर्दोषों की जान जा सकती है, इससे अच्छा तो बाहर कूद जाता हूँ, नागराज सोचता है मित्रों। और नागराज आगे बढ़ा। जय गुरु गोरखनाथ, वह मन ही मन कहता है। गुरु गोरखनाथ के बारे में जानने के लिए मित्रों आप पढ़े नागराज की प्रथम कॉमिक्स नागराज, जो कि हमारे चैनल पे प्रकाशित हो चुकी है मित्रों। उसने विमान से छलांग लगा दी। अब नागराज आकाश की अनंत गहराइयों में डूबता जा रहा था। मुझे मानवता की भलाई के लिए जिंदा रहना है, मगर कैसे? एकाएक नागराज की कलाइयों से नागरस्सी निकली। अरे ये नागानंद और नागनाथ कहाँ चले? नागानंद और नागनाथ दोनों नागराज के शरीर में वास करने वाले असंख्य नागों के प्रमुख हैं मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, फिर हवा में ही नाग आपस में गूंथने लगे और देखते ही देखते नागरस्सी ने पैराशूट का रूप धारण कर लिया। ओह नागानंद, नागनाथ, तुमने नागराज की नहीं, मानवता की रक्षा की है मित्रों। पैराशूट नागराज के लिए इस समय फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर के ऊपर मंडरा रहा था। एक गैम्बलिंग फाइट एरिना के बाहर एक फोटोग्राफर लड़की ने नागराज को एक अजीबोगरीब पैराशूट के सहारे उतरते देखा तो उसने नागराज की फ़ोटो खींच ली। अरे यह कैसा पैराशूट? क्लिक। गैम्बलिंग फाइट एरिना अखाड़ा जिसमें जुआरी 2 पहलवानों पर पैसा लगाते हैं मित्रों। नागराज उस सुंदर लड़की के पास ही उतरा। क्लिक। सभी नाग वापिस उसी कलाई में समाने लगे। हेलो नागराज के सामान्य होने पर, हेलो नागराज, मेरा नाम टीना है, मैं वर्ल्ड टुडे की चीफ रिपोर्टर हूँ। हेलो। टीना ने नागराज को उसके नाम से पुकार कर स्तब्ध कर दिया। उनके चारों तरफ भीड़ लग गई थी। मेरे ख्याल से इस भीड़ को देखते हुए हमें अंदर चलना चाहिए, वहीं सब बातें होंगी। चलो। टीना नागराज को लेकर अखाड़े की तरफ बढ़ने लगी। प्रेस कार्ड दिखाकर वह नागराज को रिंग के बिल्कुल पास ले आई। अभी यहाँ कैफी और क्रो में गैम्बलिंग फाइट होने वाली है, मैं उसी को कवर करने यहाँ आई हूँ। गैम्बलिंग फाइटर कैफी, इसी से मिलने तो मैं यूरोप आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचान कैसे लिया? नागराज, हमारे न्यूयॉर्क संवाददाता ने विलियम और तुम्हारी जंग की पूरी जानकारी मुझे भेजी थी, जिसमें तुम्हारे फोटोग्राफ्स भी थे। लेकिन नागराज, तुम इस समय पेरिस में कहाँ से टपक पड़े? टीना, मैं यूरोप से। नागराज ने टीना को विमान में घटी सारी घटना सुना दी मित्रों। ओह, इस दुनिया में कदम कदम पर तुम्हारे दुश्मन मौजूद है, टीना कहती है। दोस्त भी तो हैं, और लगता है फाइट भी अब शुरू होने वाली है, नागराज कहता है। कैफी और क्रो रिंग में उतर चुके थे। कैफी 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 कैफी, पब्लिक चिल्लाती है मित्रों। लगता है कैफी काफ़ी लोकप्रिय है यहाँ। हाँ, पेरिस में इससे बड़ा फाइटर कोई नहीं है। फाइट शुरू हुई। लड़ तो बच्चों की तरह रहा है, देखना जीतेगा यही। टन। 2 राउंड बाद प्रतियोगिता कैफी की जीत पर खत्म हुई। कैफी द विनर। देखो, मैंने कहा था ना, कैफी ही जीतेगा। हाँ, तुमने ठीक कहा था। दोनों एरिना से बाहर आ गए। मुझे कैफी से मिलना है टीना, 1 घंटे बाद मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगी। 1 घंटे बाद दोनों कैफ़ी के ड्रेसिंग रूम में थे। हेलो कैफ़ी,
मैं नागराज, मुबारक हो। हेलो, थैंक यू सर। कैफी कहता है, कहो कैसे आना हुआ? मुझे न्यूयॉर्क के डॉन ने भेजा है। मैं डिसिल्वा के पहलवान सोलो से गैम्बलिंग फाइट करना चाहता हूँ। कैफी ने डॉन की चिट्ठी पढ़ी। यह ठीक है नागराज कि तुम्हें महान डॉन ने भेजा है, लेकिन सोलो का मुकाबला यूरोप और अमेरिका में तो क्या पूरे विश्व में नहीं है? और फिर तुम्हारा नाम तो विख्यात पहलवानों में भी नहीं है। तुम पर पैसा कौन लगाएगा? सॉरी नागराज। कैफी, वैसे तो नागराज को किसी को अपनी योग्यता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम खुद एक पहलवान हो। आओ दो दो हाथ हो जाएं। मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ाओ। नागराज ने जैसे ही कैफी का हाथ पकड़ा, कैफी ने उसे अपने ऊपर से उछाल दिया, लेकिन नागराज बड़ी कुशलता से कलाबाजी खाकर जमीन पर आ खड़ा हो गया। मित्रों, नागराज ने पलक झपकते ही पैतरा बदलकर एक फ्लाइंग की कैफी की कमर पर जड़ दी। तड़ाक, आह, क्लिक। कैफी दरवाजा तोड़ता हुआ बरामदे में गिरा। खड़ाक। कैफी उठकर अंदर आया। वह मानना पड़ेगा, डॉन ने किसी गलत आदमी को नहीं भेजा। उसने नागराज से हाथ मिलाया। तो तुम सोलो से फाइट अरेंज कर रहे हो? हाँ भाई, पेरिस के सूरवीर कैफी को पछाड़ा है तुमने। अगले दिन, नागराज, मेरी बात डिसिल्वा से फ़ोन पर हुई। वह शनिवार की मॉन्ट कार्लो से सोलो को लेकर यहाँ आएगा और फाइट रविवार को होगी। ओके कैफी, अब रविवार को मिलेंगे एक खूनी जंग के लिए। नागराज से विदा लेकर टीना से मिलने वर्ल्ड टुडे पहुंचा। सर्टी थैंक्स मिस्टर नागराज। हाय। नागराज हैरान था कि टैक्सी ड्राइवर उसे कैसे जानता है। टैक्सी का किराया चुकाकर वह अंदर पहुंचा। मुझे चीफ रिपोर्टर मिस टीना से मिलना है। ओह, आप नागराज हैं ना? मिस टीना 9th फ्लोर रूम नंबर 904 में बैठी हैं। नागराज परेशान सा एक्सप्रेस लिफ्ट पर सवार हुआ। 9th फ्लोर? यस सर। 9वें फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुकी। सर कृपया ऑटोग्राफ दे दीजिए। क्या? लिफ्ट से निकलकर वह रूम नंबर 904 के सामने रुका। क्या हो गया है आज? जो मिलता है वही पहचान लेता है। नागराज ने दरवाजे को धकेला। अजीब खामोशी है यहाँ। नागराज, नागराज, नागराज। अंदर एक बड़े हंगामे ने नागराज का स्वागत किया। वेलकम नागराज, सुपर हीरो वर्ल्ड टुडे। नागराज तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अंदर प्रवेश करता है। मित्रों, हॉल में नागराज के स्वागतार्थ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। नागराज, इनसे मिलो, हमारे समाचार पत्र के चीफ एडिटर मिस्टर हावर्ड। हेलो। हेलो सर। डेली प्लेनेट के सर्कुलेशन मैनेजर मिस्टर रॉबर्ट्स। हेलो। प्रॉब के चीफ रिपोर्टर मिस्टर कल्सन। हेलो सर। हेलो। और जान पहचान इस लंबे दौर के बाद नागराज प्रेस संवाददाताओं के सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। नागराज, आप यूरोप कैसे पहुंचे? नागराज, आप यूरोप किस लिए आए हैं? नागराज, बुलडॉग, सांगो और विलियम के बाद अब तुम्हारा निशाना कौन है? आपने एक साथ इतने सवाल पूछ लिए, मैं सबका जवाब बारी बारी से देता हूँ। नागराज सर्वप्रथम उन्हें अपने पेरिस में आश्चर्यजनक ढंग से उतरने की घटना सुनाई। मैं यहाँ मानवता और यूरोप वासियों की भलाई के लिए आया हूँ और मेरा पहला निशाना है आगामी इतवार को मॉन्ट कार्लो का मशहूर पहलवान सोलो। क्या यूरोप में आपका कोई और भी लक्ष्य है? नहीं, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। मेरी कार्यप्रणाली अत्यंत गुप्त होती है। नागराज, हम अब सब आपकी असाधारण शक्ति का प्रदर्शन देखना चाहते हैं। नागराज कुछ क्षण सोचकर बोला, देखो भाइयों, नागराज की शक्ति कोई सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज़ नहीं है, लेकिन मैं यूरोप के अपने बंधुओं को निराश नहीं करूंगा। जो सम्मान और प्यार आप सबने दिया है, मैं उसका बहुत आभारी हूं। नागराज की बात होते ही हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तड़ 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 तड़। नागराज ने ओवरकोट उतारकर अपने हाथ सीधे किए और उसकी कलाइयों से एक साथ कई नाग निकले। साएं साएं हाल में बैठे लोगों की तरफ लपके और देखते ही देखते सबकी ताली बजाते हाथों से लिपट गए। कुछ तो भ्रम से चीख ही उठे, बचाओ नागराज, सांप! नहीं, सांप! कृपया इनसे डरिए मत, ये मेरे आदेश पर चलते हैं और केवल गलत लोगों को ही काटते हैं। लीजिए, आप कहते हैं तो मैं इन्हें वापस बुला लेता हूँ। कहने के साथ ही नागराज ने इशारा किया और सारे नाग वापस उसी कलाई में समाने लगे। सांपों के वापस जाने पर लोगों की जान में जान आई। ओह, जान बची। मुझे तो सांप के नाम से ही डर लगता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। नागराज, कुछ और दिखाओ ना। नागराज की कलाई से फिर नागरस्सी छूटी, शूं, और छत पर लगे फानूस पर लिपट गई। नागराज ने रस्सी को झटका दिया और हॉल में बैठे लोगों के ऊपर से गुजरता हुआ, वाह, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, सामने की दीवार पर जा चिपक गया। फिर उसने नागरस्सी वापस खींच ली मित्रों, छू मंतर, और दीवार पर रेंगने लगा। फिर छत से होता हुआ
वह वापस स्टेज पर उतर आया। तड़ 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 तालियों की गड़गड़ाहट होती रही मित्रों। धप। नागराज, आपसे कर्तव्य कैसे करते हो? यह मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं, वास्तविकता है। जिस प्रकार आप जमीन पर चलते हैं उसी प्रकार मैं दीवारों या छत पर रेंगता हूँ। फिर वह कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाती है मित्रों। सबके जाने के बाद नागराज टीना से मिला। टीना, मुझे एक बात नहीं समझ आती। आज पेरिस में जिससे भी मिला वह मुझे पहले से ही जानता था और वह अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका जवाब तुम्हें आज का अखबार देगा। हीरोइक एंट्रेंस ऑफ सुपर पावर इन यूरोप, नागराज, वर्ल्ड टुडे। अखबार में नागराज की खबर पहले ही छप चुकी थी मित्रों, जिसके कारण सभी लोग उसे पहचान पा रहे थे। अखबार पढ़कर नागराज को समझते देर न लगी कि क्यों लोग उसे पहचान रहे हैं। और तुम्हारा मुझसे यहाँ मिलने का वादा था ही, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली थी। ओह, अब समझ में आ गया। और नागराज, तुम नहीं जानते पेरिस में तुम्हारा कितना क्रेज है। इस न्यूज़ को पढ़ने के बाद हमारे ऑफिस में सुबह से हजारों फ़ोन आ चुके हैं और कल के अखबारों को देखना तहलका ही मचा देंगे। टीना, परसों की फाइट में तुम जरूर आना। ओह नागराज, तुमने यह कहकर मुझे बहुत खुशी दी है। कुछ देर बाद चलो नागराज, अब घर चले चलो। रविवार की शाम बहुत गर्म थी, मौसम के कारण नहीं, नागराज और सोलो के बीच होने जा रही खूनी जंग के कारण मित्रों। आज होने वाली फाइट के टिकट सुबह काउंटर खुलते ही हाथों हाथ बिक गए थे। एरिना लोगों से ठसाठस भर चुका था, जहां उपस्थित भीड़ अपने हीरो सोलो का इंतजार में नए नारे लगा रही थी। वहीं यदा कदा नागराज का नाम भी 2-4 लोगों की जुबान पर था। नागराज नागराज, सोलो सोलो सोलो। कुछ क्षण उपरांत नागराज एरिना में प्रविष्ट हुआ। टीना ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। बेस्ट ऑफ लक नागराज। थैंक यू टीना। हाल तालियों की गड़गड़ाहट और लोगों की शोर से हिल गया जब सोलो भारी सुरक्षा में एरिना में प्रविष्ट हुआ। तड़ तड़ सोलो 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 रिंग में प्रविष्ट हुआ। दोनों ने ओवरकोट उतार दिए। पहले राउंड का घंटा बजते ही नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने डट गए। इसे तो 2 मिनट में धूल चटा दूंगा, सोलो सोचता है। पता नहीं किस स्टाइल में लड़ता है यह। कुछ क्षण बाद नागराज को आंक कर सोलो भयानक गति से आगे बढ़ा। डकार, एक टक्कर ही काफी होगी। इससे पहले कि सोलो नागराज से टकराता, नागराज फुर्ती से एक तरफ हट गया। साएं वार खाली जाता देख सोलो संभल कर खड़ा हो गया। ओह, फुर्ती है इसमें, दांव पेच से काम लेना चाहिए। सोलो ने एक भयानक छलांग भरी की और अब नागराज नहीं बच पाया। तड़ाक, फलस्वरूप वह दूर जाकर गिरा। सोलो के मजबूती पैरों की टक्कर उसकी छाती पर लगी, जिससे वह दूर गिरा था। सोलो ने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने झपट कर उसे उठाया और फिर सिर से ऊपर उठाकर उछाल दिया। नागराज रेफरी से टकराया और उसे लेता हुआ जमीन पर गिरा। धड़ाम। सारा माहौल सोलो सोलो के नारों से गूंज उठा। सोलो सोलो। रिंग के बाहर खड़ा कैफी नागराज को पीटता देख परेशान था। इस तरह पीटता रहा तो यह मुझे मरवा देगा। हाय, मेरा 10 लाख रुपया। इस बीच नागराज खड़ा हो चुका था। सोलो एक बार फिर उछला और नागराज को एक बार फिर सोलो की शक्तिशाली किक का सामना करना पड़ा। दर्शकों ने फिर तालियां बजाकर सोलो की सफलता का स्वागत किया। प्रलयंकारी किक के तूफान से उभरते नागराज को सोलो ने बालों से पकड़कर उठाया और ताबड़तोड़ घूंसे बरसाने लगा। टन। बेदम नागराज की फरियाद समय के साथ सुनी गई। स्टॉप। घंटे की आवाज़ के साथ पहला राउंड समाप्त हुआ। कैफी झपट कर नागराज के पास पहुंचा। मरवा दिया तूने मुझे, लग गया मुझे चूना 10 लाख का। अगला राउंड तू नहीं जीत सकता, वह चाकूबाजी में माहिर है। कैफी की बकवास नागराज चुपचाप सुनता रहा। तभी टीना भी उसके पास पहुंची। नागराज, तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? उसको अपने नागों से डसवा दो। टीना, नागराज कभी अनैतिक लड़ाई नहीं लड़ता। कुछ ही क्षणोपरांत दूसरे राउंड की शुरुआत का घंटा बजा। नागराज और सोलो एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए थे। यह लड़ाई तुम्हें इन चाकुओं से लड़नी है। नागराज कभी हथियारों से नहीं लड़ता, इन्हें अपने पास ही रखो। रेफरी के इशारा करते ही सोलो ने पैर हवा में घुमाया, लेकिन नागराज ने उसका यह वार अपने हाथ पर रोका और एक सीधी किक उसके पेट में जड़ दी। सोलो दर्द से बौखला गया। अगले ही क्षण नागराज की लात दोबारा घूमी। फलस्वरूप सोलो पलटकर जमीन पर गिर पड़ा। नागराज उसकी छाती पर सवार हो गया और सोलो के मुंह पर बेतहाशा घूंसे बरसाने लगा। नागराज के खेमे में हलचल मची। बेवकूफ़ ने चाकू भी तो छोड़ दिया, वरना अभी खेल खत्म हो जाता। आज किस्मत ही खराब है।
नागराज नागराज नागराज। इसी बीच सोलो ने अपनी टांगे पीछे से निकालकर नागराज की छाती पर टिका दी और नागराज को पीछे धकेल दिया। दोनों फुर्ती के साथ खड़े हुए। पहले ही सोलो ने उसने चाकू नागराज के पेट में घोंप दिया। जैसे वक्त ठहर गया, दर्शकों में सन्नाटा छा गया। लेकिन जब चाकू बाहर आया, सब भौचक्के रह गए। ना तो वहाँ घाव था, ना ही खून। ओ, इसका चाकू तो जहर से बुझा है। यह तो धोखेबाजी है। हाय, और धोखेबाजों को सबक सिखाना नागराज को खूब आता है। नागराज ने अपना दूसरा प्रचंड वेग घुमाया। तो सोलो के पांव तक जमीन से उखड़ गए और दो दांत भी पेट में पहुंच गए। नागराज ने हैरान और आहत सोलो को बाल पकड़कर उठाया और एक ही घूसे में उसे रिंग की फेंसिंग पर पलट दिया। नागराज 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 ने उसके दोनों पांव पकड़कर उसे अंदर खींचा और उसके शरीर को तेजी से चारों तरफ घुमाने लगा। फिर उसके शरीर को दर्शकों की तरफ उछाल दिया। सोलो बहुत से दर्शकों को अपने साथ ले डूबा। आह, विजयी नागराज को लोगों ने कंधों पर उठा लिया। नागराज नागराज और नाचने लगे। बाद में डिसिल्वा नागराज से मिलने पहुंचा। मुझे मालूम था मिस्टर डिसिल्वा कि तुम मुझसे मिलने आओगे। मुझे तुमसे बातें करनी हैं। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। बोलो, तुम मेरे लिए लड़ोगे, तुम्हें मोटा वेतन मिलेगा। मैं किसी की नौकरी नहीं करता मिस्टर डिसिल्वा, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट की कुछ फाइट लड़ सकता हूँ। कोई पैसा भी नहीं लूँगा। शर्त एक ही होगी। वह क्या? सीमेन। तुम सीमेन के पार्टनर रह चुके हो। मुझे उसके अड्डे पर ले चलना होगा। तुम उसे जानते हो? नागराज के मुंह से सीमेन का नाम सुनकर वह हैरान रह गया। बहुत अच्छी तरह। यूरोप का सबसे बड़ा गैंगस्टर है वो। पूरे मॉन्ट कार्लो पर राज करता है और भी बहुत कुछ। नहीं, मैं तुम्हें उससे नहीं मिलवा सकता क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता। तुम्हें उसकी असली ताकत का अंदाज़ा नहीं है नागराज। तो ठीक है, मोंटे कार्लो में अब तुम्हारा नहीं, कैफी का धंधा चलेगा और इसके साथ ही सारी दुनिया को यह भी मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे पहलवान जहरीले चाकू इस्तेमाल करते हैं। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? नागराज पर वैसे घटिया जहर असर नहीं करते डिसिल्वा। बहुत देर सोचने के बाद डिसिल्वा बोला, ठीक है नागराज, मैं तुम्हें उसके अड्डे तक पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं खुद सामने नहीं आऊँगा, ठीक है? रात को नागराज जब टीना से मिला। टीना, मैं कल सुबह ही डिसिल्वा के साथ मोंटे कार्लो जा रहा हूँ। वहाँ रहोगे कहाँ? होटल लाबेला में बुकिंग हुई है, रूम नंबर 313। अपना ख्याल रखना नागराज। अगले दिन नागराज ने टीना से विदा ली। बाय नागराज, बाय टीना, और डिसिल्वा के साथ मोंट कार्ले के लिए विमान पर सवार हो गया। लीजिए सर, आपके लिए दूध। धन्यवाद। शीघ्र विमान मोंट कार्ले के एयरपोर्ट पर पहुंचा। नागराज और डिसिल्वा होटल जाने के लिए एक टैक्सी पर सवार हो गए। नागराज, आगे जो कार जा रही है यहाँ के एक मिनिस्टर की है। अभी डिसिल्वा ने अपने शब्द पूरे भी नहीं किए थे कि आगे वाला काफिला एक भयानक विस्फोट में उड़ गया। मित्रों, भड़ाम। नागराज, ये बम विस्फोट बारूदी सुरंग का था और निश्चय ही सीमेन का कराया हुआ था। ड्राइवर ने टैक्सी रोकी और मोड़कर दूसरी सड़क पर डाल दी। हाँ, मुझे पता लगा कि वह बारूदी सुरंगों का विशेषज्ञ और आतंकवादियों को इसकी ट्रेनिंग देता है। कुछ देर बाद टैक्सी होटल लाबेला के बाहर रुकी। तुम तो इसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। हाँ नागराज, तुम अंदर चलो, मैं तुमसे कल मिलूंगा। ठीक है। नागराज से विदा लेकर डिसिल्वा एक और बढ़ गया। मोंट कार्लो की भीड़ भरी सड़कों को रोंदता हुआ मोंट कार्लो का तूफान हंटर अपनी 6 सिलेंडर मोटरसाइकिलों पर उड़ा चला जा रहा था। भागो, हंटर आ गया। हंटर आ गया। हंटर हंटर की आवाज़ होती है और गाड़ियाँ एक तरफ टकराती रहती हैं और उसको रास्ता देती चली जाती हैं। उसकी मोटरसाइकिल के हॉर्न की विशेष आवाज़ से गाड़ियाँ उसे यूं रास्ता दे रही थी। ची ची ची। तूफान की तेजी से जब वह रेड ब्रिज की तरफ बढ़ रहा था, अचानक धड़ाक, 2 गाड़ी आपस में टकरा गई। हंटर ने ब्रेक लगाए किंतु बाइक कारों से टकरा गई। ची टाक। हंटर मोटरसाइकिल से उतरकर हंटर कार के पास पहुंचा। उसने कार को ड्राइवर समेत उठाया। बचाओ बचाओ, और पुल से नीचे उछाल दिया। दूसरी कार भी इसी प्रकार नदी में समा गई। मच्छर हंटर के रास्ते में कहाँ से आ जाते हैं। तत्पश्चात हंटर ने मोटरसाइकिल उठाई और सवार होकर आगे बढ़ चला। उधर होटल लाबेला में नागराज काफ़ी शॉप में बैठा दूध पी रहा था। तभी बुरे वक्त ने होटल को आ घेरा। हंटर होटल के शीशे तोड़ता हुआ अंदर घुस गया। हंटर तड़ाक। बता नागराज कहाँ है? नागराज वहाँ। हंटर ने रिसेप्शनिस्ट को उठाया। ओह, और काफ़ी शॉप के शीशे के दरवाजे पर दे मारा। छनाक, और तेजी से अंदर आ गया। नागराज, तेरी मौत आ गई है, खड़ा हो जा। किसी को खड़ा ना होते देख हंटर क्रोधवश चिंघाड़ा। मैं पूछता हूँ कौन है नागराज?
जल्दी सामने आ जाए वरना सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सबको चुप देख वह आगे बढ़ा। बोल बे, क्या तू है नागराज? नहीं। क्यों बे, तुम में से कोई? पड़ाक और फिर दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। इससे पहले कि वह हंटर चौथे व्यक्ति को और हाथ बढ़ाता, ठहरो। वह नागराज की तरफ घुमा। जिसकी तुम्हें तलाश है मैं वह हूँ, नागराज। इस बीच हंटर को छोड़कर नागराज की कलाई में पहुंच चुका था। इसके साथ ही नागराज ने छलांग लगाई, लेकिन हंटर अपने स्थान से टस से मस न हुआ। अगले ही पल नागराज ने संभलकर हंटर पर अपना ताकत और घूसे बरसाने शुरू कर दिए। हाय, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा। हा हा हा। किंतु नागराज के प्रहारों का उसके फौलादी बख्तरबंद पर कोई असर न पड़ा। ओह मेरा हाथ। तभी हंटर का हाथ घुमा और नागराज के पैर धरती से उखड़ गए। वह एक और शीशा तोड़ता हुआ छनाक रिसेप्शन काउंटर के पास गिरा। हंटर ने एक बड़ी टेबल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह उससे नागराज को कोई चोट पहुंचाता, नागरस्सी ने टेबल समेत हंटर को जकड़ लिया। हंटर ने अपनी शक्ति का हल्का सा प्रदर्शन किया, जिसके कारण नागों की पकड़ एक दूसरे के शरीर से छूटने लगी और अगले ही क्षण वह नागराज के अविजित नागों की पकड़ से आज़ाद था। ओह मेरे नाग असफल रहे। इसके साथ ही पत्थर की भारी मेज उसने नागराज की तरफ उछाल दी। नागराज एक तरफ हटकर उससे बच गया। मित्रों, धड़ाक। उसने पास रखा टीवी उठाया और उछलकर पास आते हंटर के सिर पर दे मारा। कटाक। और जब हंटर ने टीवी सिर से निकाला, कहाँ गया कायर? नागराज वहाँ नहीं था। नागराज मित्रों वहाँ से गायब हो चुका था। मित्रों, क्या नागराज हंटर से डरकर भाग गया? सीमेन कौन था? क्या नागराज और सीमेन का टकराव हो सका? नागराज और हवाई जहाज से मौत के मुंह में गिराने वाला कौन था, जिसने नागराज को हवाई जहाज से नीचे कूदवाया था? नागराज एवं उसके नागों के हर पृष्ठ पर मनोरंजन करने वाले कारनामों के लिए पढ़े मित्रों नागराज की आगामी कॉमिक्स प्रलयंकारी नागराज। तो मित्रों, अगले भाग में जल्दी ही प्रलयंकारी नागराज के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप मित्रों अपने कॉमिक्स राजा को आज्ञा दीजिए। आज सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच मित्रों, धन्यवाद।